Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 18th of May 2022, Wednesday. Motivation of the day is doubt is a killer. You just have to know who you are and what you stand for. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4 of Business Standard. Food prices continuing to increase in May RBI report. So as per the Reserve Bank of India report, the price of food items like cereals, pulses, edible oil will keep on increasing steadily in the month of May. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मंथली स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट में फूड इन्फ्लेशन को लेकर के ये प्रोजेक्शन किया है कि ये मई मंथ में ये इंक्रीज होती रहेगी। इट मीन्स अभी फ़िलहाल के लिए फूड प्राइसेस में कोई डिक्लाइन देखने को नहीं मिलेगा एंड दैट इंडिकेट्स दैट देयर कुड बी द हायर इन्फ्लेशन ट्रेंड। इसका मतलब ये हुआ कि आगे आने वाले टाइम में यानी मई के मंथ में जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन है, वो और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रजिस्टर कर सकती है। और इसी स्टेट ऑफ मंथली इकोनॉमी रिपोर्ट में आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी के जो सरप्राइज मूव था रिसेंटली आरआर और सीआरआर को इंक्रीज करने का, उसको सही ठहराते हुए ये बोला है कि एज़ पर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो पीरियड है 1 मई से 12 मई तक का फूड इन्फ्लेशन को लेकर के, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आगे आने वाले टाइम में यानी मई के जो सेकेंड हाफ है, मई सेकेंड हाफ में भी फूड प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज होते रहेंगे और सबसे ज़्यादा इंक्रीज सीरियल्स में देखने को मिलेगा। दैट वाज प्राइमरली बिकॉज ऑफ सर्ज इन व्हीट प्राइस। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर का डेटा है 1 से 12 मई का फूड प्राइस डेटा, उसमें भी यही विजिबल है कि सीरियल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं और उसका सीधा सीधा रीज़न जिस तरह से इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगाया और यूक्रेन क्राइसिस की सिचुएशन में है, इस सब की वजह से ग्लोबल मार्केट में वीट की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हुई है और अगर सप्लाई डिस्टर्ब हुई है डिमांड मेंटेन है, जिसकी वजह से जो वीट के प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूसली इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं। इसी तरह पल्सेस यानी दाल के प्राइस को लेकर के स्टेडी टू मॉडरेटेड प्रोजेक्शन है आरबीआई की स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट में। हालांकि एडिबल ऑयल्स के जो प्राइस हैं वो ब्रॉड बेस इंक्रीज रजिस्टर करेंगे एज पर द आरबीआई प्रोजेक्शन। अगर वेजिटेबल्स की बात करी जाए तो कुछ वेजिटेबल्स के जो प्राइस हैं वो शार्पली इंक्रीज होंगे जैसे कि टोमेटो, जबकि कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि अनियन के प्राइस जो है वो मॉडरेटेड रहेंगे सेकेंड हाफ ऑफ द मे एज पर द प्रीवियस डेटा। और इसी तरह पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के जो प्राइसेस हैं मई 1 से 12 तक के वो भी फ्लक्चुएट किए हैं। हालांकि पेट्रोल और अगर डीजल के प्राइस देखे जाए तो वो 1 से 12 मई के बीच में स्टडी रहे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं देखने को मिला, जबकि एलपीजी के जो प्राइस हैं वो 50 रुपये पर सिलेंडर तक इंक्रीज हुए हैं एज पर द आरबीआई रिपोर्ट। तो यहाँ पर अपनी स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट में आरबीआई ने पल्सेस, वेजिटेबल्स, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीरियल्स, इनके बारे में प्रोजेक्शन किया है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फ्रॉम 1 मई टू 12 मई। और इस फूड प्राइस का और इंक्रीजिंग फूड प्राइस का सीपीआई पर क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पूरी रिपोर्ट में आरबीआई ने इसी बात के प्रोजेक्शन किए हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस index, that is CPI based inflation, the main yardstick for RBI for policy making, rose to 7.8% in the month of April, जो कि मार्च में 7% है। और प्राइमरली अगर हम देखें तो ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, सीपीआई इन्फ्लेशन है, अप्रैल के मंथ जो 7.8% तक पहुंच गई है, इसका बेसिक जो रीज़न था दैट वाज द फूड इन्फ्लेशन एंड फ्यूल इन्फ्लेशन। And these are the other key points of
report. So increase in the prices of cereal is primarily because of the surge in wheat price. Key vegetables like tomato price has risen sharply while the onion prices has remained steady during this period means May 1 to May 12. And if we talk about the retail price of petrol and diesel, it remains steady in metro cities. However, the prices of LPG have increased by 50 rupee per cylinder during this period of time. And as per the projection of state of economy report or RBI, the macroeconomic condition continue to gain strength in upcoming time because economic activities will normalize, will improve. And with this column there is one small news has also been given, उसको भी हम इसी सेक्शन में कवर करेंगे. देख लेते हैं न्यूज़ क्या है. Challenges is to sustain 8 to 9% growth for 3 decades. अमिताभ कांत जो नीति आयोग के सीईओ हैं मिस्टर अमिताभ कांत, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को लेकर के अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट किए हैं. क्या है उनका ये कहना है कि वैक्सीनेशन फ्रंट पे इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट आगे आने वाले 3 डिकेड्स में यानी आगे आने वाले 30 ईयर्स में इंडिया के लिए 8 to 9% ग्रोथ रेट से ग्रो करना चैलेंजिंग टास्क होगा. और वैक्सीनेशन की ड्राइव को एक सक्सेसफुल इवेंट बताते हुए मिस्टर अमिताभ कांत ने कहा कि जिस तरह से इंडिया ने पोस्ट कोविड-19 में बाउंस बैक किया है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि डिसेंट ग्रोथ रेट अचीव करी जा सकती है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंजिंग टास्क फॉर इंडिया टू हैव द 8 to 9% ओवर नेक्स्ट 3 डिकेड्स. और उसके लिए इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है दैट प्लेज अ वेरी क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट रोल. तो ये मिस्टर अमिताभ कांत के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं इंडियन इकोनॉमी को लेकर के. इसके अलावा ICRA के कुछ प्रोजेक्शन है फर्स्ट क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, उस न्यूज़ को भी हम इसी सेक्शन में कवर करेंगे. देख लेते हैं न्यूज़ क्या है. इकोनॉमी लाइकली टू ग्रो 12 to 13% इन फर्स्ट क्वार्टर ICRA. So citing the second highest business activity index reading in 13 months. In April, rating agency ICRA has projected that Indian economy to grow 12 to 13% in the very first quarter of current fiscal year, that is fiscal year of financial year 23. और जो ओवरऑल GDP प्रोजेक्शन है इस पूरे कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के दैट इज 7.2. हालांकि कहीं ना कहीं ICRA ने बोला है कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है और रिजल्टेड RBI मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग के लिए जा रही है, उसका इम्पैक्ट GDP ग्रोथ पर देखने को मिल सकता है. हालांकि ICRA ने फिलहाल के लिए इस ग्रोथ प्रोजेक्शन 7.2% का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन किया था इसमें कोई चेंज नहीं किया है. और अप्रैल की बिजनेस एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हुए ये कहा है ICRA ने कि जो बिजनेस एक्टिविटी रही है अप्रैल के मंथ में वो 16% हायर रही है. रफली 16% ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में एंड प्री कोविड लेवल इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल हेडविंड्स. रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो चल रही है, सीरियल के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो डिस्ट्रप्शन है सप्लाई चेन में, उसके बावजूद भी जो बिजनेस एक्टिविटी रही इन द मंथ ऑफ अप्रैल वो पिछले साल से और प्री पैंडमिक कोविड लेवल से 16% ज़्यादा रही एज पर द ICRA चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर. और ये ICRA का मानना है कि यही बिजनेस एक्टिविटी ग्रोथ ट्रेंड जो है वो मई के मंथ में भी कंटिन्यू रहेगा and which should translate into a double-digit GDP expansion in quarter 1 at 12 to 13%. हालांकि ये जो 12 to 13% का जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट कर रहा है ICRA अप्रैल में, उसका ये भी कहना है कि दिस पर्टिकुलर ग्रोथ रेट विल नॉट बी सस्टेन्ड इन फ्यूचर, क्योंकि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो आगे आने वाले टाइम में मॉडरेट
होंगी ही होंगी। तो ये पूरे फाइनेंशियल ईयर चलने वाला नहीं है ये ग्रोथ रेट, ये मॉडरेट होगा आगे जाकर के एज पर रेटिंग एजेंसी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। होलसेल इन्फ्लेशन सर्जेस टू रिकॉर्ड हाई 15.08% इन अप्रैल। सो होलसेल इन्फ्लेशन क्या मॉनिटर करती है? इट बेसिकली मॉनिटर द इन्फ्लेशन और प्राइस इंक्रीज इन होलसेल मार्केट। सीपीआई रिटेल मार्केट में प्राइस चेंज को ट्रैक करती है। तो इंडिया की जो होलसेल इन्फ्लेशन है या डब्ल्यूपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन है वो कई महीनों से डबल डिजिट्स में चल रहा था, बट अप्रैल के मंथ में जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग अप्रैल के मंथ में WPI 15.08% रहा, अभी तक का हाईएस्ट नंबर इन 2011 एंड 12 सीरीज। तो अभी तक का ये हाईएस्ट नंबर है होलसेल प्राइस इंडेक्स या WPI बेस्ड इन्फ्लेशन के टर्म्स में। और इसका बेसिक रीज़न कमोडिटी और वेजिटेबल के प्राइसेस जिस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं, ऑल दीज लेड टू इंक्रीज इनटू WPI फॉर 13 कॉन्जिक्यूटिव मंथ। लास्ट 13 महीनों से जो WPI है होलसेल इन्फ्लेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है और अप्रैल के मंथ में 15.08 रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई। एंड व्हाट मेक्स दिस पर्टिकुलरली वरीसम, जो और ज़्यादा वरी करने वाली सिचुएशन ये कि लास्ट ईयर जो बेस था 10.74% का था। इट मीन्स लो बेस इफेक्ट भी नहीं है, लास्ट ईयर का बेस भी हाई था, इसके बावजूद भी 15% तक का इंक्रीज WPI या WPI 15.08% तक पहुंच गया। 15.08% तक का इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन स्पाइट ऑफ द हाई बेस। और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ फैक्टर इज हेयर इज फूड इन्फ्लेशन, जिसमें वेजिटेबल की जो इन्फ्लेशन है वो 23.24% तक पहुंच गई, जिसका इम्पैक्ट में फूड इन्फ्लेशन में क्लियरली विजिबल है। फूड इन्फ्लेशन 8.38% तक रही एंड दैट लीड्स टू इंक्रीज इन WPI अप टू 15.08%। हालांकि अगर कोर इन्फ्लेशन को देखें, कोर इन्फ्लेशन मीन्स फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन को, जो कि बहुत वोलेटाइल इन्फ्लेशन है, अगर फूड और फ्यूल की इन्फ्लेशन को रिमूव कर दिया जाए CPI से, WPI से, इन दैट केस द इन्फ्लेशन रोज मार्जिनली टू 4 months हाई दैट इज 11.1%। तो अगर 15.04% से फूड और फ्यूल के इन्फ्लेशन को रिमूव कर दिया जाए तो जो इन्फ्लेशन आया वो 11.1% का होगा। तो मेजॉरली अगर हम देखें तो जो WPI में इंक्रीज हो रहा है दैट इज ऑल्सो contributed by increase in food inflation, food prices and fuel। और फूड के केस में मोर स्पेसिफिकली वेजिटेबल के प्राइस जिस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल हो रहा है WPI पर। एंड डेफिनेटली अगर इस तरीके से WPI इंक्रीज हो रहा है तो अब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दे विल सिंपली ट्रांसफ़र दिस इंक्रीजिंग प्राइस or increasing input cost to the consumer, or this shifting of input cost to the consumer may lead to and as well as it is leading to higher inflation in manufacturing products। और इसी को देखते हुए जो RBI और जो अदर एजेंसीज हैं उनका प्रोजेक्शन है कि फ़िलहाल मई के मंथ में जो इन्फ्लेशन है वो कम होती हुई नहीं दिख रही, वो increase ही होगी। So this is the report card of WPI. This blue line indicates the overall WPI and this orange line indicates the WPI food। और हम देख सकते हैं कि इसमें भी sharp increase since last few months, sharp increase देखने को मिल रहा है food inflation में। और इस बार तो जो फूड इन्फ्लेशन है दैट इज़ लेड बाय सीरियल्स प्राइसेस, वीट के प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ना है उसका इम्पैक्ट हमें सीरियल्स के प्राइसेस में क्लियरली विजिबल है एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट इन फूड बास्केट। और फूड का और फ्यूल का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है WPI और CPI में। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। 5G विल कंट्रीब्यूट $450 billion in revenue
ओवर 15 ईयर्स PM। सो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ट्यूसडे को गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को आपस में कोलैबोरेट करने के लिए बोला है। उन्होंने कहा कि 5G सर्विसेज को रोल आउट जल्दी से जल्दी रोल आउट करने के लिए दोनों ही एजेंसीज में, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में कोलैबोरेटिव एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में दीज 5G सर्विसेज आर गोइंग टू बी द ह्यूज एंड वेरी सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू जनरेशन। तो रिवेन्यू जनरेशन को प्रोजेक्ट करते हुए बोला है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि जो 5G सर्विसेज हैं ये आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले 15 सालों में अप्रॉक्सीमेटली $450 बिलियन का रिवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। एंड फॉर दैट गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री नीड टू बी वर्क इन टैंडम विद ईच अदर, क्योंकि जब 5G के इंट्रोडक्शन से बहुत सारे जो एरियाज़ हैं, गवर्नेंस के एरियाज़ मोर स्पेसिफिकली, उनमें इम्प्रूवमेंट, पॉजिटिव चेंज या इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इम्प्रूव होगा। एंड डेफिनेटली अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव हो रहा है, ईज़ ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है, गवर्नेंस इम्प्रूव हो रहा है, दैट विल बूस्ट द ग्रोथ इन एवरी सेक्टर, जिसका इम्पैक्ट हमें रिवेन्यू जनरेशन के फॉर्म्स में देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम इट, दिस 5G रोल आउट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन भी इम्प्रूव होगा 5G रोल आउट से। तो गवर्नेंस इम्प्रूव करेगा 5G रोल आउट, ईज़ ऑफ लिविंग इम्प्रूव करेगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव करेगा, जॉब क्रिएशन करेगा। और इसी के लिए दोनों ही एजेंसीज या दोनों ही स्टेक होल्डर को गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट करने को कहा है कोलैबोरेटिव मैनर में। और इसके अलावा अगर 5G सर्विसेज टाइमली लॉन्च हो जाती हैं, टाइमली रोल आउट हो जाती हैं, तो इंडिया जो है वो 6G लॉन्च के लिए भी तैयार हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड्स। अ टास्क फोर्स हैज़ बीन फॉर्म्ड फॉर इट्स रोल आउट। तो 6G रोल आउट के लिए टास्क फोर्स ऑलरेडी फॉर्म कर दी गई है। अगर 5G रोल आउट्स टाइमली हो जाता है, इफेक्टिव मैनर में हो जाता है, इन दैट केस इस डिकेड के लास्ट तक इंडिया विल बी प्रिपेयर फॉर रोलिंग आउट ऑफ 6G एज पर आवर प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा 5G रोल आउट से रिलेटेड एक और न्यूज़ दी हुई थी सेम पेज पर, उसको भी हम यही डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं न्यूज़ का है। 5G ऑक्शन DCC क्लियर्स ट्राई रिकमेंडेशन। सो DCC स्टैंड्स फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन, याद रखेंगे DCC डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन। सो DCC ने, डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन ने 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के लिए क्लियरेंस दे दिया है। तो विद द वैलिडिटी ऑफ 20 ईयर्स, 20 सालों के लिए ऑक्शंस जो हैं वो, ये जो 5G स्पेक्ट्रम है ये ऑक्शन किए जाएंगे। डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन ने इसकी परमिशन दे दी है, बट डिसाइडेड नॉट टू ऑक्शन द पार्ट ऑफ millimeter band between 27.5 GHz to 28.5 GHz फॉर टाइम बिंग। तो फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर बैंड को या स्पेक्ट्रम को होल्ड करके रखा है DCC ने। क्यों? इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माय न्यूज़ चैनल, यू मस्ट बी नोइंग कि इस बैंडविड्थ को लेकर के डिस्प्यूट था बिटवीन सैटेलाइट ऑपरेटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। सैटेलाइट ऑपरेटर्स एक्चुअली इस बैंडविड्थ को या एक्सक्लूसिव बैंडविड्थ इस बैंडविड्थ को एक्सक्लूसिवली डिमांड कर रहे थे कि उनको ये बैंडविड्थ एक्सक्लूसिवली दे दिया जाए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द ब्रॉडबैंड सर्विसेज। और इसी को लेकर के जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं उनको ऑब्जेक्शंस था। उनका ये कहना था कि आगे आने वाला टाइम ब्रॉडबैंड का है, इंटरनेट का है, और अगर आप हमसे यही राइट ले लेंगे, इसी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में आप सैटेलाइट ऑपरेटर्स को डालेंगे और हमें यही करने का मौका नहीं मिलेगा, ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करने का मौका नहीं मिलेगा, इन दैट केस व्हाट विल बी अवर बिजनेस मॉडल, व्हाट विल बी अवर रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेज। तो फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर बैंडविड्थ को DCC ने रोक रखा है, क्योंकि लास्ट टाइम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया था कि ये 27.5 to 28.5 मिलीमीटर का जो बैंड है इसमें सैटेलाइट ऑपरेटर्स एज वेल एज टेलीकॉम ऑपरेटर्स दोनों को ही ऑक्शन करने की परमिशन दी जाए। हाउएवर, इन रिस्पॉन्स टू बैक रेफरेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इट इज़ लेफ्ट द मैटर टू द लेटर
to decide whether this frequency should be allocated or auctions. तो देखना है कि सैटेलाइट ऑपरेटर्स को ये एलोकेट होती है या फिर इसका ऑक्शन होता है। फिलहाल के लिए इसको रोक दिया गया है और कैबिनेट का अप्रूवल भी जल्दी मिल जाएगा इस 5G रोल आउट को लेकर के। टेलीकॉम ऑपरेटर्स विल हैव टू पे ₹317 करोड़ फॉर पैन इंडिया 1 मेगाहर्ट्ज ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो ये बेस प्राइस सेट किया गया है। 3 ऑपरेटर्स हैं, जियो, एयरटेल एंड वीआई। इसके अलावा कुछ चार्जेस, स्पेक्ट्रम चार्जेस भी रिड्यूस किए गए हैं जस्ट टू मेक दिस ऑक्शन मोर लुक्रेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। लेट्स सी कब ये ऑक्शन होता है और किस तरीके से ऑक्शन होता है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। LIC shares stumble in muted market debut. So shares of Life Insurance Corporation of India ended 8% below their issue price during their stock market debut on ट्यूसडे। तो मंगलवार को जो LIC के शेयर हैं वो 8% तक गिर गए एंड द स्टॉक क्लोज एट 873 अगेंस्ट देयर IPO प्राइस दैट वाज 949 रुपी पर शेयर। And this tumbling into the share market makes the LIC 5th largest company in terms of market capitalization, with total market capitalization of 5.54 trillion. And this particular tumbling and hit into the intraday session of LIC share or trading, this provide the opportunity for the small investors. Small investors के पास opportunity थी कि now they can exit with the nominal gain. तो जो intraday low register किया LIC के शेयर ने, इसकी वजह से जो small investors थे उनके पास ये opportunity थी कि nominal gain लेकर के exit कर जाएं इस risky venture से। तो LIC अभी फिलहाल के लिए एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन LIC 5वें नंबर पे है। LIC से पहले इंफोसिस, HDFC, TCS और RIL के मार्केट कैप है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मार्केट जूम्स ओवर 2.5% ऑन ग्लोबल क्यूज। तो इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं उन्होंने अपना बिगेस्ट गेन रजिस्टर किया है इस पर्टिकुलर ईयर में। अब क्यों गेन रजिस्टर किया है? देयर आर सर्टेन ग्लोबल क्यूज और ग्लोबल इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट जिसकी वजह से जो इंडिया के बेंचमार्क इंडाइसेस हैं दे हैव रजिस्टर्ड देयर बिगेस्ट गेन ऑफ द ईयर फॉलोइंग दिस मंथ्स क्रैश। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था जिसकी वजह से इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस है उन पे इंक्रीज देखने को मिला? सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था दैट वाज द ईज ऑफ चाइनाज रिस्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन ऑन restrictions that has been imposed by Chinese government। तो जो कोविड-0 पॉलिसी थी उसको लेकर के चाइना में जो स्ट्रिक्ट restrictions लगाए गए थे, लॉकडाउन लगाए गए थे, उसके बाद से चाइना ने कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स हैं वो इम्प्रूव हैं। सो बीइंग अ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, रिलैक्सेशन ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन चाइना led to increase in or led to पॉजिटिव सेंटिमेंट्स अमंग इन्वेस्टर्स। इसके अलावा जो इंटरनेट कंपनीज हैं दैट हैज़ ऑल्सो रीअफर्म द सपोर्ट जिसका इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल हो रहा है सिर्फ इंडिया की ही बेंचमार्क इंडाइसेस पर नहीं, जो अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनके बेंचमार्क इंडाइसेस। तो चाइना में रिलैक्सेशन के बाद से थोड़ा सा जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो इम्प्रूव हुआ जिसकी वजह से जो सेंसेक्स था वो 2.54% तक इंक्रीज़ किया और निफ्टी में 2.63% का इंक्रीज़ देखने को मिला। एंड दिस वॉज द बिगेस्ट सिंगल डे गेन फॉर बोथ द इंडाइसेस सिंस द मंथ ऑफ फेब्रवरी। इसके अलावा जो FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनकी सेलिंग में भी थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला, एवरेज से कम रही FPI सेलिंग। सो ऑल दीज लेड टू गुड परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज इनटू सेंसेक्स एंड निफ्टी। टॉप निफ्टी गेनर्स की बात करें तो हिंडाल्को, टाटा स्टील, कोल इंडिया, JSW और ONGC टॉप निफ्टी गेनर्स रहे। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। Rupees hit another all-time low of 77.56 per dollar। RBI के इंटरवेंशन के बाद भी रुपये में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। ट्यूसडे को इंडियन रुपये ने एक और लो रजिस्टर्ड किया इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एट 77.4
56 per dollar. So Indian rupee hits another all-time low on Tuesday and it closed at 77.56 per dollar. तो 77.56 पर डॉलर पर इंडियन रुपी क्लोज हुआ। तो कंटिन्यूअसली डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है इंडियन रुपी में amid the हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस। और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ये कहना है कि आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद से रुपी डेप्रिसिएशन थोड़ा सा स्लो हुआ है बट बिल्कुल रुकेगा नहीं। एंड अप स्विंग इन डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट ऑल्सो हेल्प द करेंसी। तो आरबीआई का इंटरवेंशन और डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की वजह से थोड़ा सा जो डिक्लाइन है वो कम हुआ है। अदरवाइज अगर आरबीआई इंटरवेंशन नहीं करता तो ये डिक्लाइन डेप्रिसिएशन और तेजी से होता। तो decrease or the depreciation into the value of Indian rupee is also leading to more inflationary winds। तो जिस तरह से एफपीआई में सेलिंग देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रीजंस, उसका इम्पैक्ट हमें क्लियरली इंडियन रुपी और डॉलर के एक्सचेंज रेट पर देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूअसली इंडियन रुपी जो है वो अपना लो रजिस्टर्ड करता जा रहा है। फिलहाल के लिए 77.56 तक पहुंच गया है एंड इट इज़ अज्यूम्ड इट इज़ डिज़ायरेबल। और ऐसा होगा भी कि आरबीआई अब फिर से इंटरवेंशन लेगी। कौन सा इंटरवेंशन? इफ़ यू रिमेंबर ओएमओ, कल की न्यूज़ में शायद हमने डिस्कस किया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई फिर से जा सकती है जस्ट टू स्टेबलाइज द वैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ऑन टैप लाइसेंस सचिन बंसल 5 अदर एप्लीकेंट्स रिजेक्टेड बाय आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्यूसडे को कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट किए हैं फॉर ऑन टैप बैंक लाइसेंस के लिए। तो 6 ऐसी कंपनीज थी जिनके जो एप्लीकेशन है ऑन टैप बैंक लाइसेंस के लिए वो रिजेक्ट करते हैं। 4 ऑफ विच अप्लाइड फॉर यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस एंड 2 हैज़ अप्लाइड फॉर स्मॉल बैंक। तो 6 ऐसी कंपनियों के लाइसेंस या एप्लीकेशन को आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया। द एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय आरबीआई इंक्लूड्स द फ्लिपकार्ट फाउंडर मिस्टर सचिन बंसल, चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड। तो चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड का जो लाइसेंस था स्पेशली फॉर यूनिवर्सल बैंक, उसको रिजेक्ट कर दिया है। लास्ट ईयर ईडी सर्व द शो कॉज नोटिस टू बंसल फॉर एलिज्ड वॉलेशन ऑफ एफडीआई पॉलिसी। और इसी को लेकर के आरबीआई ने इस पर्टिकुलर कंपनी को यूनिवर्सल बैंक का जो लाइसेंस है उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है। सो ऑन टैप बैंक लाइसेंस के लिए अप्रॉक्सीमेटली 11 एंटिटीज़ ने अप्लाई किया था जब से आरबीआई ने गाइडलाइन इशू करी थी, जिसमें से 6 का जो एप्लीकेशन जो स्क्रूटनी का प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो चुका था और इन 6 ऑफ देम को आरबीआई ने सूटेबल नहीं पाया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू सेटअप द बैंक। तो स्मॉल बैंक, यूनिवर्सल बैंक, ऑन टैप बैंक के लाइसेंस के लिए फिलहाल के लिए 11 में से 6 एंटिटीज़ को रिजेक्ट कर दिया है आरबीआई ने। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गोयल मीट्स प्लेयर्स एमिड द कॉल फॉर कॉटन एक्सपोर्ट बैन। तो विद द कॉटन एंड यार्न प्राइजेस ऑन द राइज, जिस तरह से वीट के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे और गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था, उसी तरह कॉटन और कॉटन यार्न के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और कॉटन को के एक्सपोर्ट को भी बैन करने के लिए जो डिमांड है वो आ रही है। तो टेक्सटाइल मिनिस्टर जो है हमारे मिस्टर पीयूष गोयल, वो उन्होंने जितने भी इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स थे उनसे मीटिंग करी मंगलवार को, क्योंकि इस बात के स्पेकुलेशन आ रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो बैन कर सकती है और भी सारे कमोडिटीज़ को जस्ट टू मेंटेन द प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट। और इसी को लेकर के, इसी स्पेकुलेशन को लेकर के जो हमारे मिनिस्टर हैं इंडस्ट्री टेक्सटाइल मिनिस्टर, उन्होंने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करी। एंड अमंग द मेजर सजेशंस दैट द इंडस्ट्री केम आउट विद इंक्लूड अ शॉर्ट टर्म बैन ऑन कॉटन एक्सपोर्ट। तो जिस तरह से प्राइस बढ़ रहे थे यार्न के और कॉटन के, तो इंडस्ट्री ने, ये जो इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने बोला कि टेम्परेरीली अगर कॉटन के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया जाए तो दैट कैन स्टेबलाइज द डोमेस्टिक प्राइसेस। दिस इज बिकॉज कॉटन इज नाउ लेफ्ट विद द ट्रेडर्स ओनली।
इसके अलावा यान के एक्सपोर्ट को भी बैन करने की बात कही गई और कहा गया कि कॉटन को एसेंशियल कमोडिटी की जो लिस्ट है, जो कमोडिटी एक्सचेंज एंड डिक्लेरेशन ऑफ कॉटन एज एसेंशियल कमोडिटी, उसको डिक्लेयर कर दिया कि जो कॉटन है दैट इज़ एसेंशियल कमोडिटी, और उसका फ़िलहाल के लिए जो बैन है, एक्सपोर्ट है, वो बैन कर दिया गया है टेम्परेली, जिसकी वजह से जो कॉटन और यान के प्राइस हैं वो डोमेस्टिक मार्केट में स्टेबलाइज हो सकते हैं। इसका इम्पैक्ट फार्मर्स पर देखने को नहीं मिलेगा एज पर द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। क्यों? क्योंकि अब इस समय जो कॉटन है, यान है, दैट इज़ अवेलेबल विद द ट्रेडर्स। जो फार्मर्स हैं वो अपना यान ऑलरेडी बेच चुके हैं, तो ट्रेडर्स को स्टॉप कर दिया जाए एक्सपोर्ट से, जिससे कि जो प्राइसेस हैं वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। क्योंकि अगर प्राइस ऑफ कॉटन के देखें तो दैट हैज़ बीन मोर देन डबल, 2 गुना ज़्यादा हो गया है सिंस अक्टूबर। तो इसको देखते हुए अब गवर्नमेंट के पास शायद कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि इंडस्ट्री जो पार्टिसिपेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, प्लेयर्स हैं, दे आर ऑल्सो सजेस्टिंग कि कॉटन को, यान को एसेंशियल कमोडिटी की तरह डील किया जाए और फिलहाल के लिए उसका एक्सपोर्ट बैन कर दिया जाए। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ़ यू वांट lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.